Hi students, ever wonder why plant cells are stronger than animal cells? Yes, the reason is cell wall. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के बारे में, वो भी डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल की। अब स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है और आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें ना आपको या तो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगी या फिर बुक्स में, पिक्चर्स में ऐसी दिखेंगी। बट एक सेल वॉल ऐसी चीज़ है जो आपको अपने चारों ओर दिख जाएगा और आपने देखा भी है। तो आप किसी भी पेड़ को देखते हो तो आपको उसकी आउटर जो लेयर दिखाई देती है ना, वही सेल वॉल है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका डेफिनेशन है, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है ना, वो एनिमल सेल्स में नहीं होती, ओनली प्लांट सेल में होती है। वो भी प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो भी बहुत रिजिड टाइप की जो आपको दिख रही है, वही है सेल वॉल। अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये मेनली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्यों, आपके अकॉर्डिंग नहीं जी, मेरे अकॉर्डिंग भी ये सेल्यूलोज से ही बनी हुई होती है। बट आप जब 11th क्लास में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि ये सेल्यूलोज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है। बट फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कि ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ओके, अब बात करें इसके फंक्शन की ना, तो ये जो सेल है ना, उसको एक प्रॉपर शेप देती है एंड उसको सपोर्ट करती है। आप देख रहे हो पेड़ सीधे खड़े हैं, किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है उसको। ओके, अब और क्या करती हैं ये? प्रोटेक्ट द सेल, है ना, सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। थर्ड चीज है कि ये प्रिवेंट करती है ओवर एक्सपेंशन को। ओवर एक्सपेंशन क्या होता है? अब आप देखो कि आप गुब्बारे में अगर पानी भर रहे हो तो गुब्बारा फूलता हुआ जा रहा है, फूलता हुआ जा रहा है, और आप बहुत ज़्यादा अगर भर दोगे, एक्सेस कर दोगे, तो एक टाइम आएगा जब गुब्बारा फट भी सकता है। तो जो प्लांट की जो सेल्स होती हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा कि वो वाटर को लेकर जाती हैं, है ना, जाइलम के थ्रू आपने पढ़ा ही होगा। तो वैसे ही जब ये पानी को लेकर जा रही हैं तो सेल्स में भी पानी है ना, और जब इसमें पानी भर जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये या तो स्वेल कर सकती है, और बहुत बढ़ जाएगा तो ये फट भी सकती है। लेकिन सेल वॉल की वजह से ऐसा नहीं होता है। जब सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है ना, बाहर की ओर दबाव लगाती हैं, मतलब प्रेशर लगाती हैं, तो जो सेल वॉल होती है वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाती हैं एंड ऑल ओवर प्रेशर 0 हो जाता है एंड सेल का ये जो शेप है वो चेंज नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी परमिएबिलिटी की। तो ये ना फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल का मतलब ये हर किसी को अपने अंदर आना अलाउ कर रहा है, वैसे ही हर किसी को अपने से बाहर जाना भी अलाउ कर रहा है। इसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, खुली छूट है। जैसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल थी। वो चीज़ों को सेलेक्ट करती थी, कौन सी चीज़ सेल के अंदर आने की ज़रूरत है उसको आने दे रही थी, कौन सी चीज़ को सेल के बाहर जाने की ज़रूरत है उसको सेल के बाहर जाने दे रही थी। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा गेट है जिसका कोई गेट कीपर नहीं है, कोई भी अंदर आ रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है। ओके, अब चलो जानते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस ना, इसको थोड़ा सा समझना। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। ये कैसे होता है जानते हैं। अब हम कोई प्लांट सेल को ना अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब जिसमें सोल्यूट की मात्रा अधिक होगी एंड वाटर की मात्रा कम होगी, सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। ओके, तो जब पानी की मात्रा कम है तो जो इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा ऑलरेडी। ओके, और प्लांट सेल में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है एंड उसके आउटर जो हम रख रहे हैं सॉल्यूशन को, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो पानी का मूवमेंट किधर होगा? सेल से वो जाएंगी, सॉल्यूशन की ओर जाएंगी, है ना, सेल से बाहर निकल जाएंगी। पानी कैसे निकलेंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू निकलेंगी, ऑस्मोसिस के माध्यम से, है ना, बाहर निकल जा रही है वो। तो क्या होगा? अब जब सेल से पानी बाहर निकल रहा है तो सेल का वॉल्यूम घटेगा। पानी बाहर निकल रहा है तो वॉल्यूम घटेगा ही, और जब वॉल्यूम घटेगा सेल का, तो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी अंदर की तरफ शिफ्ट होंगी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की अंदर की तरफ शिफ्ट होती है ना, लेकिन हमारा जो सेल वॉल होता है ना वो रिजिड होता है, मतलब वो एक ही जगह पे अडिग है, वो ना आगे बढ़ेगा ना वो पीछे जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई एंड सेल वॉल अपने ही जगह पे अडिग है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप आ जाता है, दूरियां आ जाती है। उसी चीज को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, ये सारी बातें हो गई हमारी सेल वॉल की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बात करें ना, तो न्यूक्लियस हमारे ब्रेन की तरह है। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा न्यूक्लियस हमारे सेल के लिए ब्रेन की तरह काम करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोला जाता है, और कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को। इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये मेनली 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, डबल लेयर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ये पोर्स क्यों होते हैं?
अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उसके बाहर में होती है साइटोप्लाज्म, सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है आपको पता है, एंड इसके अंदर होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि अगला ही हमारा इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में। उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर में होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में ये जो पोर्स होती हैं ना, वो एक्सचेंज बैरियर की तरह काम करती हैं। अगला है न्यूक्लियोलस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम ना बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए यानी कि डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से, और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है क्रोमोसोम। अब ये क्या करता है, तो डीएनए में ना जीन्स होती हैं जो कैरी करती हैं हेरिडिटी ट्रेट को। हेरिडिटी ट्रेट मतलब अनुवांशिक गुण, मतलब आपके माता पिता कितने लंबे हैं, उनका रंग कैसा है, वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर करती हैं, कैरी करके लेकर जाती हैं। ओके, अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज को और स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हेल्प करता है सेल की डिवीजन को। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जानते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ना प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है वो चारों चीजें जो हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम, वो सारी चारों चीजें जिसमें मौजूद होती हैं उसको ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। लेकिन इसमें ना वो चारों चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन इसका डीएनए है। और डीएनए कहाँ पे है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है? तो इसका डीएनए ना रैंडमली कहीं पे भी साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ओके, अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में एंड न्यूक्लियस के बारे में। सेल वॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये प्रोटेक्ट करती हैं सेल को, प्रोटेक्शन देती हैं, सपोर्ट करती हैं सेल को। ओके, और न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये सेल को कंट्रोल करती हैं एंड डीएनए को कैरी करती हैं।